नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किड्स प्ले टू जूनियर क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित कक्षा 6 के विज्ञान विषय का फर्स्ट चैप्टर भोजन के घटक। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भोजन के घटक, विभिन्न खाद्य पदार्थ, विभिन्न पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, संतुलित आहार की परिभाषा एवं संतुलित आहार के बारे में और अभावजन्य रोग के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर भोजन के घटक। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि भोजन के घटक में क्या भूमिका होती है इसकी। तो पिछली कक्षाओं में जैसा कि हमने विभिन्न खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, इस प्रकार के विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में हमने अध्ययन किया था। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में भी अंकित किया था। आगे देखेंगे जैसे एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है। यदि दूसरे प्रकार के व्यंजन की बात करें तो दूसरे प्रकार के भोजन में चावल, सांभर, भिंडी आदि हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में जैसे अप्पम, मछली तथा सब्जियां, अनेक प्रकार की सब्जियां भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं। अगर ठीक प्रकार से देखा जाए तो आमतौर पर जैसे अपन इसका क्रियाकलाप प्रथम देख लेते हैं कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है और तथा दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस या अन्य कोई व्यंजन तथा सब्जी भी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। तो आमतौर पर कहा जाता है कि जैसे आहार है जो हमारा, उसमें अन्न से बना हुआ, जैसे कहा अनाज से बना हुआ जो है वो भोजन कम से कम एक व्यंजन होता है उसका। और दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल भी हो सकती है, मांस का कोई व्यंजन हो सकता है, सब्जी वगैरह हो सकती है। और अगर कहा जाए तो इसमें दही, मट्ठा या अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब इस प्रकार के भोजन नहीं कर पाते हैं तथा जो हम साथ में लिए होते हैं वही खा लेते हैं। इस प्रकार के भोजन की बात करें, अगर यात्रा में हम क्या सेवन नहीं कर पाते हैं हुआ, जैसे दही हुआ, मट्ठा हुआ या किसी दाल या चावल हुआ, तो इसमें हम हल्का फुल्का भोजन या नाश्ता कर पाते हैं यात्रा के समय, जैसे समोसे हो गए या हल्का फुल्का नाश्ता, चिप्स वगैरह। तो जो रास्ते में उपलब्ध हो पाता है वही हम नाश्ता कर लेते हैं या खा लेते हैं यात्रा के दौरान। इसमें से कुछ लोगों के लिए वह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह से विविध व्यंजन पर समय पर खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, क्यों नहीं। हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए, किसी भी कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। उससे पहले देख लेते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, राज्यों में के कुछ सामान्य भोजन के बारे में। जैसे पंजाब क्षेत्र है या राज्य है, तो पंजाब के जो क्षेत्र होते हैं उसमें अन्न के व्यंजन के रूप में मक्के की रोटी का सेवन करते हैं लोग। और जो दाल या मांस के व्यंजन के रूप में पंजाब के क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो राजमा का उपयोग करते हैं। और सब्जियों के रूप में सरसों के भाग जो होते हैं, और अन्य व्यंजन के रूप में दही और घी आदि इत्यादि का सेवन करते हैं पंजाब क्षेत्र के लोग। अगर वहीं आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो वहाँ के अन्न के व्यंजन के रूप में वहाँ के लोग चावल, दाल या मांस के व्यंजन के रूप में वहाँ के लोग अरहर की दाल तथा रसम खाते हैं। और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की बात करें या राज्य की बात करें तो सब्जियों के रूप में वो लोग कुंदरू पसंद करते हैं और अन्य व्यंजन के रूप में मट्ठा, घी और अचार का सेवन करते हैं। तो आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है इसके बारे में। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का कोई व्यंजन हो अन्न को छोड़ करके, तो वो एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जैसे सब्जी किसी प्रकार की हुई या भरता हुआ किसी प्रकार का, तो वो अन्न एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री के में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो एक कच्ची सामग्री होती है, जैसे कोई
सब्जी वगैरह की या फल मान लो, तो उसमें आवश्यक कुछ घटक होते हैं। इन घटकों को ही हम पोषक कहते हैं। और हमारे जो भोजन होता है उसमें मुख्य पोषक इस प्रकार से होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है। मतलब रूखा सूखा खाना, इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना, रुक्षांश का मतलब कहने का। और जल भी शामिल होता है, क्योंकि जल का भी सेवन करते हैं खाना खाने के बाद या जब भी हमें प्यास लगती है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर को किसी प्रयोजन के लिए या किसी भी कार्य के उद्देश्य के लिए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन में जो मुख्य प्रकार के पोषक पदार्थ उपयोग करते हैं वो कौन क्या क्या होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि। तथा इसके अतिरिक्त कुछ भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हो जाता है। आगे देखते हैं, क्या सभी पदार्थों में भी ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? हाँ या नहीं? हाँ, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में कुछ ना कुछ पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा या कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी क्रियाकलाप के द्वारा या किसी विधि के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि किसी कच्ची सामग्री में या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, या खनिज लवण या विटामिन। इन सभी के लिए परीक्षण किया जा सकता है। अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा भी सरल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहले मंड के लिए परीक्षण। जो पोषक पदार्थ हैं उनके लिए अलग अलग परीक्षण करके देखते हैं कि किस प्रकार से मालूम कर सकते हैं हम कि इसमें कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है। तो मंड के लिए सबसे पहले परीक्षण करते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। सबसे पहले इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यदि यह रंग नीला या काले रंग का होता है तो इसमें मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे यह बाल बच्चे जो हैं वो मंड के लिए परीक्षण कर रहे हैं। इसमें यह किसी प्रकार का ये लोग खाद्य पदार्थ लेते हैं और उसमें आयोडीन की इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं। फिर इसके तत्पश्चात वह देखते हैं कि खाद्य पदार्थ का जो रंग है उसमें वह रंग काला या नीला होता है। अगर तो वह यह काला या नीला रंग उपस्थिति दर्शाता है किसकी? मंड की। आगे देखते हैं इसके ठीक आगे प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। अगर जब हम प्रोटीन का परीक्षण करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी प्रकार की खाद्य पदार्थ की मात्रा लेते हैं थोड़ी सी। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह यदि वह ठोस है तो वह उसे सबसे पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। शुद्ध हिंदी या देसी भाषा में कहें तो उस पेस्ट को एक पत्थर लेते हैं और उस पर पीस लेते हैं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। आगे देखते हैं, अब ड्रॉपर की सहायता से जो आपने खाद्य पदार्थ पीसा या उसका चूर्ण बनाया है उसको प्रणाली में डाल लेने के बाद एवं 10 बूंदें उसमें डालने के बाद जल की अच्छी तरह हिलाने के बाद अब ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रणाली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या प्रणाली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इससे जो सार निकलता है प्रोटीन के परीक्षण के लिए कि यदि खाद्य पदार्थ में जो रंग है वो बैंगनी रंग उपस्थित पाया जाता है तो वह प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। इसके ठीक आगे देखेंगे अब वसा के लिए परीक्षण। तो जो अगला पोषक तत्व है वसा, उसके लिए परीक्षण करके देखते हैं। तो कोई खाद्य पदार्थ की एक अल्प मात्रा लेते हैं और इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट ना जाए। इस प्रकार से उसको मसलना है या दबाना है या पीसना है कि कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं या नहीं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यदि कागज़ पर जो खाद्य पदार्थ आपने लपेटा था कागज़ में उसको अगर कूटने के बाद या पीसने के बाद आपको अगर यदि कागज़ पर तेल का धब्बा दिखाई पड़ता है तो वह वसा की उपस्थिति दर्शाता है। या यदि ऐसा नहीं होता है तो उसमें वसा की उपस्थिति नहीं होती है। आगे देखेंगे, ये जो परीक्षण है जैसे वसा के लिए परीक्षण हुआ, प्रोटीन के लिए हुआ, कार्बोहाइड्रेट के लिए हुआ, मंड के लिए हुआ, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं
वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है या नहीं, जिनका हम आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं या नहीं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये पोषक पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन, इन सभी पोषक पदार्थों की हमारे शरीर के लिए आवश्यकता क्यों होती है, या जो विभिन्न पोषक पदार्थ हैं हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं या क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, जो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होता है उसको ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रमुख स्रोतों के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। बाजरा हुआ, चावल हुआ, गेहूं हुआ, शकरकंद हुआ, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो प्रोटीन की जो आवश्यकता है हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन जो होता है उसको ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, इसी प्रकार प्रोटीन की जो युक्त भोजन होता है उसको प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे विटामिन के बारे में। अब प्रोटीन के कुछ स्रोत के बारे में अभी देख लेते हैं कि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। तो प्रोटीन के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पनीर हुआ, मछली हुआ, मांस हुआ, दूध हुआ, उबले अंडे हुए और दूध हुआ। इस प्रकार से प्रमुख प्रोटीन के स्रोत हैं। आगे देखेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए जो होता है वो हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी जो होता है वो हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न प्रकार के जो विटामिन हैं उनसे भरपूर भोजन के बारे में इस चित्र में दर्शाया गया है। देखते हैं सबसे पहले कि जो विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के। तो विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो विटामिन बी है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन बी1, बी2, बी3 और बी5 आदि होते हैं, बी12 तक। तो आइए आगे देखते हैं हमारे शरीर के लिए विटामिनों की जो आवश्यकता है वो क्यों होती है। तो विटामिनों की जो अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है सभी प्रकार के विटामिनों की, चाहे वो ए हो, चाहे डी हो, चाहे बी हो, चाहे के हो। जो विटामिन ए होता है वो हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, इसलिए हमारा ये ज़रूरत होती है विटामिन ए की। और विटामिन सी की ज़रूरत होती है क्योंकि यह रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, तो इसकी भी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। विटामिन डी की ज़रूरत हमारे शरीर को अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, इसलिए विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास के लिए तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों का चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। आगे देखेंगे, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक उपस्थित होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है।
उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता भी होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व होने के उपस्थित होने के बाद भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए और वसा और प्रोटीन हो गया, इन सभी के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता भी होती है। आहारी रेशों का मतलब रुक्षांश, जैसे कोई रूखा सूखा खाना या हल्का फुल्का खाना। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां आदि होती हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, जल की आवश्यकता क्यों होती है हमारे भोजन में। तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो जल का सेवन या जल ग्रहण क्यों करते हैं हम लोग? जल क्योंकि भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करके हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र हुआ, पसीना हुआ, को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हुआ, दूध हुआ और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर हुआ या अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? हाँ, क्यों ना होंगे। टमाटर हुआ, उसमें रस होता है, नींबू होता है तो उसमें भी रस होता है। अगर इसको काटेंगे छोटे छोटे हिस्सों में तो आपके हाथ गीले होंगे, क्योंकि इससे रस निकलेगा। तो जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छिला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? तो हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है और किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ में ऐसा हो सकता है कि जल नहीं होता है, लेकिन कई प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जल होने की संभावना अधिकतर होती है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है, जिससे हमें बार बार जल का सेवन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम किसी न किसी रूप में, या फल हुआ या फलाहार हुआ या कोई रुक्षांश हुआ, उससे हम जल का सेवन कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं, जैसे आटा हुआ तो उसे आटा लगाते समय भी हम उसमें जल डालते हैं, या सब्जी हुई तो सब्जी में भी हम जल डालते हैं। तो उसके साथ साथ हमारे इसमें भी जल का सेवन हो जाता है। आगे देखेंगे हम संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार क्या होता है? तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार किसे कहा जाता है? सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाएंगे पिएंगे उसे आहार कहते हैं। और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश भी हो, जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? आहार तो कहते हैं किसे कि सामान्यतः पूरे दिन में आपने जो भी खाया पिया है या खाते पीते आप जो भी हैं उसे आहार कहते हैं। लेकिन सभी प्रकार के पोषक तत्व हों, उपस्थित हों, ना कोई पोषक तत्व उचित मात्रा में अधिक हो जाए या फिर ना किसी विटामिन की कमी रह जाए, इस प्रकार के, और आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश का भी उपयोग हो सके, खनिज लवण के जिसमें युक्त जो पोषक भोजन है वो भी आप करें। तो इस प्रकार का जो संतुलन होता है, इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा जो संतुलित आहार है वो हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। जैसे दालें हुई, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। किडमित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली हुआ, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थैपला अनाज व दालों से बना। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है।
आगे देखेंगे नेक्स्ट, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके जो पोषक तत्व हैं नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कच्चा हुआ जो भोजन होता है तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, लेकिन जो भोजन पकाया जाता है या पका हुआ भोजन होता है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि कुछ उबालते समय उससे पोषक जो उपस्थित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं गर्म करते समय या उबालते समय। या जैसे जो पोषक तत्व कब नष्ट हो जाते हैं, या तो उबाला जाए या गर्म किया जाए या फिर छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित जो विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में भी आसानी होती है इससे पके हुए भोजन को। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है, लेकिन पकाने के साथ साथ जो भोजन होता है उसमें जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उनकी हानि हो जाती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन होते हैं तथा खनिज लवणों को हानि हो सकती है। जैसे चावल हुआ तो चावल को अपन पकाने में पानी का उपयोग करते हैं और बाद में उसके जो होता है चावल का माड़ कहते हैं जिसे शुद्ध हिंदी में, उसे निकाल देते हैं या फेंक देते हैं। ऐसे अन्य प्रकार के जैसे आलू हुआ, आलू को अपन उबाल लेते हैं पहले और आलू का जो पानी होता है उसको फेंक देते हैं फिर उबालने के बाद, तो उसके साथ साथ तो उसके जो पोषक तत्व या विटामिन होते हैं वो पकाते समय ही उसके बाहर निकल निकल जाते हैं, जिससे और अपन उसको फेंक भी देते हैं। उपयोग कर लें तो बात अलग है। तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की भी हानि हो जाती है इस प्रकार से। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी सम्मिलित कर लें? आगे देखते हैं, एक व्यक्ति जो है बूझो, वह सोचता है कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। पहले हम पढ़ ही चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उस भोजन की अपेक्षा एक कटोरी युक्त जो बसा होता है वो अधिक ऊर्जा देता है। तो एक जो बूझो है यह व्यक्ति ये सोचता है कि एक कटोरी युक्त कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने की अपेक्षा हम एक कटोरी वसा युक्त भोजन कर लेते हैं क्योंकि यह हमें अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अकेले जो बसा है तो उसी उसी का भोजन करें, बसा युक्त भोजन, तो आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी। अतः उसने तली हुई चीज़ें खाई या समोसा खाया, पूरी खाई या मलाई खाई या रबड़ी खाई या पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। जिससे उसको वसायुक्त भोजन जो खाए तो उससे उसे वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा प्राप्त हुई। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? नहीं, निसंदेह नहीं, यह गलत था। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने के कारण मोटापे के कारण भी बन सकती है। यदि अत्यधिक मात्रा में वसायुक्त भोजन भी लिया जाए तो वह ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ आपको मोटापे का शिकार भी बना देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर प्रकार का भोजन हो जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वही भोजन लेना चाहिए, चाहे वो कच्चे फल के रूप में हो या उबले हुए या पके हुए भोजन के रूप में हो। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अभावजन्य रोग के बारे में कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि वह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अथवा हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अभावजन्य रोग किससे कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो है खाने के लिए पर्याप्त भोजन तो पा रहा है लेकिन उसमें उसके भोजन में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी रह जाती है या पोषक युक्त भोजन नहीं वो सेवन करता है तो उसके भोजन में पोषकों की कमी रहती है जिससे उसके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है या कोई पोषक तत्व किसी भी प्रकार का पोषक तत्व हो, चाहे वो वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या कोई खनिज लवण हो या विटामिन हो या कोई रूक्षांश हो, तो किसी भी प्रकार के पोषक तत्व से वो ग्रसित हो सकता है उसके अभाव से या कमी से। या
एक या एक से अधिक भी पोषक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, और यह कमी लंबे समय तक यदि चलती है तो उसके कारण जो रोग बनते हैं तो उसे अभावजन्य रोग कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। उसकी वृद्धि का अवरुद्ध होना, जैसे चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई जो व्यक्ति है वो अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेता है या प्रोटीन युक्त जो भोजन नहीं लेता है तो उससे कुछ रोग इस प्रकार से होंगे, जैसे उसकी वृद्धि है या लंबाई का बढ़ना है वो रुक जाएगा। चेहरे पर सूजन है, विभिन्न प्रकार की सूजनें आ सकती हैं चेहरे पर। बालों के जो रंग हैं वो उड़ सकते हैं, जैसे लाल होने लगना थोड़े बहुत बाल, या सफ़ेद किस प्रकार के, इस प्रकार से प्रोटीन की कमी के कारण होता है सब कुछ। और त्वचा की जो बीमारियां होती हैं उस प्रकार से वो भी हो सकती हैं यदि प्रोटीन युक्त भोजन आपका नहीं है तो। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी वृद्धि है जो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन हुआ या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है वो अनुपस्थित रहता है लंबे समय तक, तो उसकी वृद्धि जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला दिखाई देने लगेगा और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि वह चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। और भली भांति अगर यदि वो दुबला पतला होता जाता है या कमज़ोर होता जाता है तो उसे अस्पताल का वो मुँह देखना पड़ सकता है, क्योंकि यह कमज़ोर जो व्यक्ति होता है, दुबला पतला व्यक्ति होता है, वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उसे रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें नहीं बचती है। आगे देखेंगे, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियाँ भी हो सकती हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जो भी किसी भी प्रकार के जो अभावजन्य रोग हैं, जो किसी किन्हीं पोषक तत्वों की जो उपस्थिति कमी के कारण हो जाते हैं, तो उसे पूरा करने का जो उपाय है वो है संतुलित आहार लेना। क्योंकि हर प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, ऐसा आहार ग्रहण करना जिसमें हर प्रकार के पोषक तत्वों की बराबर या उचित मात्रा में उपयोग हो। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है क्षीणता और दृष्टिहीनता। इसके लक्षण कैसे दिखाई पड़ते हैं? कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरी रात में कम दिखाई पड़ता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। आगे देखेंगे विटामिन B1, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसके लक्षण इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, दुर्बल पेशियां हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। आगे देखेंगे विटामिन सी, इसमें विटामिन सी की कमी से जो अभावजन्य रोग होता है, विकार उत्पन्न होता है, वो होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, जिसके कारण अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना होता है। आगे देखेंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम खनिज लवण जो है, कैल्शियम उसकी कमी से अस्थियां और दंत क्षय रोग होने लगता है, जिससे कमजोर अस्थियां हो जाती हैं और आपके दांत भी गिरने लगते हैं कैल्शियम की कमी से। आगे देखेंगे आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग हो जाता है और गर्दन की ग्रंथि भी आपकी फूलने लगती है। बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आ सकती है। यदि आपके भोजन में लोहे की कमी होती है, खनिज लवण की कमी होती है, तो आपको आरक्षता की कमी हो सकती है और आपको कमजोरी भी आ सकती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था किड्स प्ले टू जूनियर क्लासेस के अंतर्गत NCERT सिलेबस पर आधारित कक्षा 6 के विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर भोजन के घटक समाप्त होता है। तो ऐसे ही क्रमवार एवं विषयवार टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, वेलकम।